नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। खबर हरियाणा के अंबाला से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमले का आरोप लगाने पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया। अनिल विज ने कहा, राहुल गांधी उस पार्टी के नेता है जिसने पहले प्रजातंत्र को कमजोर किया और 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में डाला। विज ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा भाजपा को अस्थायी कोरोना कहने पर भी टिप्पणी की। कहा कि कुछ नेताओं को हमेशा भाजपा से डर लगता है। कुछ नेताओं को भारतीय जनता पार्टी से हर वक्त बेवजह डर लगा रहता है और तरह तरह के नाम देकर ये उसका इजहार करते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम से खबर है। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने गुरुग्राम महानगर में कार्यकर्ताओं के लिए BBG रामजी योजना पर कार्यशाला आयोजित की। उन्होंने कहा, ये योजना जनता के लिए लाभकारी है और सरकार केवल राजनीति नहीं, विकास पर विश्वास करती है। गौरव गौतम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और ये भी कहा कि भाजपा सरकार अब 125 दिन रोजगार की गारंटी दे रही। ये स्कीम जी राम जी है। गांव में भी आप जब जाते हो तो हर व्यक्ति एक दूसरे को बोलता राम जी, राम राम जी। और महात्मा गांधी जी जब इस दुनिया से गए थे तो उनके मुख पर भी ये था, हे राम। तो कांग्रेस पार्टी को राम जी से नफरत है, क्योंकि जब जब राम मंदिर के निर्माण की भी बात आई थी तब उन्हीं के वकील और उन्हीं की राष्ट्रीय अध्यक्षा ये कहती थी कि राम काल्पनिक है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी राम के नाम से नफरत करती है, इसलिए उनको ज्यादा दिक्कत है। लेकिन ये देश के लिए, लोगों के लिए, रोजगार के लिए इसमें आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। जिस प्रकार पारदर्शिता से, भ्रष्टाचार मुक्त और जियो टैगिंग के साथ, AI के साथ, निगरानी के साथ, जवाबदेही के साथ इस जी राम जी को लागू किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कांग्रेस को जब जब अच्छी चीज होती है, क्योंकि इस देश में वो भ्रम और झूठ फैलाकर ही राजनीति पहले करते आए हैं, लेकिन देश की जनता जनार्दन उनको समझ चुकी है, हरियाणा प्रदेश की जनता उनको समझ चुकी है कि अब झूठ और अफवाह फैलाकर राजनीति आप नहीं कर सकते। मंत्री जी, आप कह रहे कि जो मनरेगा स्कीम है कांग्रेस लाई है, इसमें भ्रष्टाचार होता है। 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है। कितने केस सामने आए हैं जो भ्रष्टाचार के पकड़े गए हों? कितने अभी तक जो सजा मिली हो अधिकारियों को, या कोई सरपंच इसमें कितने गए, कितना आप तक भ्रष्टाचार का केस पकड़ गए? बहुत सारी FIR इसमें दर्ज हुई है। नहीं है तो आपको जानकारी, मैं अपने पलवल विधानसभा से आता हूँ, बहुत सारे सेक्रेटरीज पे हुई है, बहुत सारे सरपंचों पे हुई है। आज वो कोर्ट्स के चक्कर काट रहे हैं, कोई बेल पर है। इसकी जानकारी आप सबको जुटानी भी चाहिए और हमको भी जुटानी चाहिए। मैं अपने जिले में जिसमें मैं रहता हूँ मैं उसका उदाहरण दे सकता हूँ, और इसको लगातार परिवर्तन ही विकास की गति को आगे देता है। जब सरकार को दिखा इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, धीरे धीरे एक एक करके 70 साल की बिगड़ी हुई व्यवस्था थी, धीरे धीरे करके एक ऐसे जो 550 साल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की लोकप्रियता का असर भाजपा पर दिखाई दे रहा है। अंबाला के गांव जैतपुरा और बटरोहन से पूर्व सरपंच और उनके समर्थक पूर्व मंत्री असीम गोयल के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हुए। असीम गोयल ने सभी को पार्टी का पटका पहनाकर सदस्यता दिलाई और मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जनता के प्रति निष्ठा के साथ लोगों का भरोसा भाजपा पर बढ़ रहा है। गौरतलब है कि अंबाला नगर निगम के चुनाव की तैयारियों के बीच असीम गोयल ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को गंभीरता से नहीं लेते और कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को इस पर सवाल उठाना चाहिए। आज गांव जैतपुरा से, गांव बटरोहन से हमारे कई साथियों ने विभिन्न दलों को छोड़कर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली है और जिस प्रकार से बड़े सहज और सरल तरीके से एक पूरे हरियाणा को अपना परिवार मानते हुए उन्होंने जिस प्रकार से अपनी कार्यशैली को बढ़ाया है, उसी आज परिवार को बड़ा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के परिवार को आज मेरे जैतपुरा और बटरोहन गांव के सम्मानित साथियों ने जो है दूसरे दलों को छोड़कर इस परिवार को बड़ा करने का काम किया। हमारे साथ जिला अध्यक्ष मनदीप राणा जी भी हैं, मैं हमारे मंडल अध्यक्ष गुरचंद सिंह जी, मैं सभी साथियों का भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से जो
कामों को लेके, विकास को लेके उन्होंने नीतियों को देखते हुए, भाजपा की और नायब जी की नीतियों को देखते हुए ज्वाइनिंग की है। का मान सम्मान भी होगा और आगे यूपी की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी ने बहस छेड़ दी है। राज्य सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने अपने विवादास्पद और भड़काऊ बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। संविधान की शपथ लेने के बावजूद उनकी भाषा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति है या नफरत की राजनीति? होली के मौके पर मुस्लिम समुदाय को लेकर दिए गए तिरपाल हिजाब वाले बयान से लेकर मस्जिद मदरसों पर प्रतिबंध और बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को देशद्रोही बताने तक रघुराज सिंह के बयान बार बार सामाजिक सौहार्द को चोट पहुंचाने के आरोपों में घिरते रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि ये बयानबाजी केवल उकसावे की राजनीति है, जबकि बीजेपी के भीतर भी अब ऐसे बयानों पर असहजता और आलोचना खुलकर सामने आने लगी। सलमान खान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सलमान खान देशद्रोही है। सलमान खान को पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है, पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदुओं को अपना नैन मटक्का दिखाकर पैसा कमाता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बांग्लादेश को सपोर्ट करता है, केवल मुसलमानों को सपोर्ट करता है और हिंदुओं से कमाता है। तो ये देशद्रोही है, इसको तो फांसी होनी चाहिए। और तो मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं से अपील करना चाहता हूं कि इसकी पिक्चर कदापि न देखें। ये बेईमान है, चोर है, डकैत है और ये बदमाश भी है साथ साथ, क्योंकि हिंदुस्तान का पैसा चुराकर पाकिस्तान भेजता है। तो इसलिए इसको तो। हरियाणा की भिवानी से खबर है, जहां वामसीप और भारत मुक्ति मोर्चा ने भाजपा और आरएसएस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मोर्चा का आरोप है कि उनके राष्ट्रीय अधिवेशन की अनुमति रद्द करना लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। 26 दिसंबर को आयोजित होने वाले इस अधिवेशन में देश भर से हजारों कार्यकर्ता शामिल होने वाले थे। मोर्चा ने चेतावनी दी, यदि अनुमति तुरंत बहाल नहीं हुई तो वे 725 जिलों में 4 चरणों में विरोध प्रदर्शन करेंगे और 22 फरवरी को आरएसएस मुख्यालय का भी घेराव करेंगे। मैं सुरेंद्र सिंह धोला, राष्ट्रीय कृषि मोर्चा का उप प्रदेशक अध्यक्ष वामसेफ की तरफ से बताना चाहता हूं कि 26 दिसंबर को हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन उड़ीसा में निश्चित किया गया था कि 26 दिसंबर से लेके और 30 दिसंबर तक ये प्रोग्राम किया जाए, लेकिन ठीक पहले एक षड्यंत्र के तहत हमारी जो परमिशन वो रद्द कर दी गई। ये अनुच्छेद 19 का सरासर उल्लंघन किया गया है और ये अनुच्छेद 19A का, B का और C का और ये समानता का जो अधिकार हमें दिया गया है संविधान में, उसको रोक दिया गया। हमारे प्रोग्राम्स को बाधा डाल दी गई। जो प्रोग्राम होना था, ये सरकार जो आरएसएस की सरकार है, ये नहीं चाहती कि हम संविधान के अंतर्गत अपनी बोलने की आजादी, मेल मिलाप की आजादी को कायम रखें। ये संविधान विरोधी कार्य किया गया है, हम इसकी निंदा करते हैं। हम 4 चरणबद्ध तरीकों से जो आंदोलन है वो शुरू किया है। पहला आंदोलन हमने 7 जनवरी को सारे 725 मुख्यालयों में जाके ज्ञापन दिया है। आज 15 जनवरी को हम सारे मुख्यालयों के सामने धरना प्रदर्शन किया है। 22 जनवरी को हम सब मिलकर यहाँ पर रैली निकालेंगे और उसके बाद 22 फरवरी को नागपुर के अंदर आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेर के हम अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से ये सरकार आई है, संविधान विरोधी कार्य करती है और ऐसे ही लोगों को सहारा भी देती है। अगर हम पिछले दिनों से देखें, जब से सरकार आई है, हमेशा अल्पसंख्यक लोगों को सताया जाता है। कभी चर्च पे हमले होते हैं, कभी मस्जिद पे हमले होते हैं, कभी दलितों पे हमले होते हैं, कभी जो मजदूर वर्ग है उनको परेशान किया जाता है। हर तरीके से यह सरकार शोषण का काम करती है, संविधान विरोधी काम करती है। इस सरकार को उखाड़ फेंकना ही होगा। हम सब एकता में मिलके इसका प्रयास करेंगे। किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर? मेरा नाम दलबीर उमरा है, मैं वामसेफ का कार्यकर्ता हूँ। आपको पता है कि बड़े लंबे समय से वामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन हर वर्ष मनाया जाता है। उसी की भली भांति अब दिसंबर में 26 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक कटक उड़ीसा में महासम्मेलन होना था और उसकी विधिवत रूप से परमिशन सरकार द्वारा ली गई थी। और 26 तारीख से 2 दिन पहले सरकार ने उस परमिशन को रद्द कर दिया और अधिवेशन को नहीं होने दिया।
ये धारा 19 का विरोध है। हम सभी आज इकट्ठे होके पूरे भारत में 725 जिले हैं, हम सभी इस विरोध पे आए हैं कि सरकार द्वारा ये कार्य जो किया है ये घिनौना है, इसकी हम निंदा करते हैं। और सरकार यही नहीं और भी अनेकों षड्यंत्र रच के दलित और पिछड़ा कर्मचारियों को और साथियों को, मजदूरों को वो अपने हकूकों से वंचित रखती है। हम आज इस कड़ी में जिस तरह 725 जिलों में आज विरोध प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है, आज हमारा दूसरा चरण है, ये आगे तीसरा और चौथा चरण भी आएगा। तो आज हम सभी इकट्ठे होकर इसका विरोध करते हैं और सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार ने ये रवैया इसी तरह जारी रखा तो वो दिन दूर नहीं है, सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। जिस प्रकार से ये जो सरकार बनी है ये वोटों की चोरी करके बनी है और ईवीएम का। कानपुर जिले के बिल्हौर से सामने आया गौक्सी का मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है, बल्कि आस्था, संवेदनशीलता और सामाजिक संतुलन से जुड़ा मुद्दा बन गया है। धार्मिक स्थल और रिहायशी इलाके के पास बड़ी संख्या में गौवंशों के अवशेष मिलने के बाद हिंदू समाज में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। घटना के सामने आते ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि ये कोई एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि लंबे समय से चल रही संगठित गौक्सी का नतीजा है। अभी मैंने जब कहा तो जब उनको सेंसिटिव लग रहा है तो निश्चित रूप से जो दूसरे धर्म के लोग हैं उससे आहत हुए होंगे, लेकिन गायों के अवशेष मिलने से हम भी तो आहत हुए हैं। सिर्फ वो लोग जो हमारी बातों से आहत हुए हैं उनकी ही इज्जत की जाएगी, जो हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं उसका क्या है? उसको लेकर के तो हम अपना प्रदर्शन कर रहे थे और सबको अपनी धार्मिक आजादी का अधिकार होता है। विपक्ष का तो शुरू से एजेंडा रहा है तुष्टीकरण का। उनके लिए तो लगता है कि उनको इस देश के जो 20% लोग हैं वही उनके मतदाता हैं, बस उनको संतुष्ट करने में ही 75 साल निकाल दिए। गांव के गरीब, किसान, बेरोजगार की कभी कोई चिंता की क्या उन्होंने? कभी उन्होंने चिंता की कि अयोध्या की भूमि में जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था, इतिहास में ऐसा दर्ज है, वहां पर भगवान राम का भव्य मंदिर होना चाहिए था। मथुरा में और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आज स्थिति आप देख सकते हैं। मैंने उस दिन जो भी बातें कही थी उससे जिसकी भी भावनाओं को क्षति अगर पहुंची है तो निश्चित रूप से उन्हें ये आभास भी करना होगा कि गौमांस मिलने से हिंदुओं की भी आस्था को क्षति पहुंची है। निश्चित रूप से मेरा इतिहास क्या है ये आप सभी को पता है कि किस तरह से 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ था उसके बाद किस तरह से ढूंढ करके फर्जी मुकदमे मेरे पिताजी पर लादे गए थे। ऐसे कई मुकदमों में जिनमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वो अपने समाज की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े थे, हिंदू समाज के लोगों के लिए आवाज उठाने के काम कर रहे थे। शहर के कई लोगों के थ्रू उन्होंने हिंदुओं को समय पर भोजन और राशन की उपलब्धि कराई। उनको ठंड का वो समय था जब उनको कंबल और रहने के लिए अपनी छत दी और भी कई लोगों से मदद दिलवाई। सिर्फ इस कारण से उन पर इतने मुकदमे लिखे गए थे। इतने मुकदमे लिखने के बाद जब किसी को अपराधी आप बना दोगे तो उसका इतिहास तो खराब हो ही गया, और उस इतिहास के साथ जो कि मेरे पिताजी हैं तो फिर मेरा भी इतिहास खराब हो गया। और रही मेरे स्वयं की बात तो जाकर के जो जिन विधायक ने कहा है वो खुद के और मेरे मुकदमे चेक करा ले तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनके मुकदमे मुझसे ज्यादा ही होंगे। निश्चित रूप से उस समय जो हम लोगों का गुस्सा था बिल्कुल जायज था। धौलपुर से खबर है, जहां महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रधानाचार्य नरेश जैन के तबादले के विरोध में छात्र छात्राओं का उग्र प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को आंदोलन का दूसरा दिन रहा। विद्यार्थी स्कूल गेट और सड़क पर धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि प्रधानाचार्य के नेतृत्व में पढ़ाई का स्तर और अनुशासन बेहतर हुआ है। छात्र केवल लिखित आश्वासन मिलने तक धरना समाप्त नहीं करेंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारी पर छात्रों को समझाने पहुंचे, लेकिन आंदोलन जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। अरे चुप हो जाओ। क्या मामला था आज? मामला ये था कि हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपने प्रिंसिपल सर के ट्रांसफर को रोकने के लिए। तो ये सर आए थे अभी हमें समझाने के लिए। कौन से सर आए थे? ये अशोक सर आए थे हमें समझाने के लिए। तो इन्होंने हमें से बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बात की। समझाने के हमसे बोल रहे थे कि तुम्हें कोई भी तमीज नहीं है बोलने की, टीचरों की सम्मान कर रहे हो। उनमें कोई भी तमीज नहीं है, गाली दी। मान लो हम तो बच्चे हैं, उनमें भी तो कोई तमीज नहीं है। और जैसे वो कह के गए ना कि प्रिंसिपल हमारे नरेश कुमार जैन सर वापस नहीं आएंगे, तो हमें लगता है कि उन्होंने हमारे प्रिंसिपल सर का ट्रांसफर करवाया है। अब हम उनके विरोध में प्रदर्शन करेंगे और जारी रखेंगे जब तक हमारे सर नहीं वापस आ जाते। अत्याचार को प्रिंसिपल साहब तो उनका 2-3 महीने पहले स्थानांतरण हो गया। वो इससे राहत लेने के लिए कोर्ट भी गए और तो उनका जो अपील थी वो खारिज होने के पश्चात उनका स्थानांतरण बीकानेर से कर दिया गया।
तो अब वो रिलीव हो गए हैं। उसके विरोध में हम बच्चों को समझा रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब चाहिए या पढ़ाई चाहिए, तो पढ़ाई के लिए हम इसको बता रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं। तो इसके लिए कल ही हम आज ही आउटडोर शिक्षण लगा देते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम से खबर है। हिसार में हत्या की योजना में जुटे बदमाशों ने आपसी कहासुनी में अपने ही साथी मनोज ओझा की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना 13 जनवरी को खेड़की दौला टोल के पास हुई थी। गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली से एक आरोपी लुकीस को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब अन्य फरारी साथी की तलाश में छापेमारी कर रही है। मृतक मनोज पर 16 आपराधिक मामले दर्ज थे और वे हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आया था। देखिए 13 तारीख को थाना खिड़कीदोला में एक सूचना प्राप्त हुई कि खिड़कीदोला टोल के पास गोली लगने से की वारदात हुई है। जिस संबंध में खिड़कीदोला पुलिस वहां टोल पर पहुंची तो वहां से सूचना प्राप्त हुई कि जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसको मेदांता हॉस्पिटल में ले जाया गया है। मौके घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर एफएसएल और फिंगरप्रिंट्स की टीम और सीन ऑफ क्राइम की टीम को बुलाया गया। तो वहां घटनास्थल के निरीक्षण के बाद में एक बोलेरो गाड़ी मिली जिसके अंदर 2 लोडेड पिस्टल बरामद हुई। बाद में पुलिस जो है वो मेदांता हॉस्पिटल में पहुंची। तो पहुंचने के बाद में जिस व्यक्ति को गोली लगी थी उसको मृतक घोषित कर दिया गया, जिसकी पहचान जो है मृतक की पहचान जो है मनोज ओझा, जो कि छतरपुर दिल्ली का रहने वाला है, जिसकी उम्र 34 साल है, उसके रूप में हुई। और उसके बाद में जहां जो मृतक है उसका भाई वहां हॉस्पिटल में मौजूद था और उसने एक पुलिस को लिखित शिकायत दी कि उसके भाई का उसके पास फोन आया और व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई जिसमें उसने बतलाया कि तनिष्क ने उसको गोली मार दी है। और उसके बाद में जब उस मृतक के भाई ने उसको दोबारा फोन किया तो ये जो एम्बुलेंस के ड्राइवर ने फोन रिसीव किया और उसने बतलाया कि इसको गोली लगी है और हम इसको मेदांता हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मेदांता हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। जो मृतक का भाई है उसने शिकायत दी। उस शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं के अकॉर्डिंग खिड़कीदोला थाने के अंदर अभियोग अंकित किया गया और उसकी नियमानुसार कार्रवाई की गई। जो मृतक है वो एक आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान है और जिसके पुलिस रिकॉर्ड से हत्या, लूट, डकैती और हत्या के प्रयास के कुल 16 अभियोग अंकित हैं और जिन 2 अभियोगों के अंदर वो सजायाफ्ता है और 2025 में वो जेल से बाहर आया था। उसके बाद में अभियोग में आज त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा मानेसर ने इसी अभियोग में एक आरोपी को अरेस्ट किया है जिसकी पहचान जो है वो लोकेश, जो कि पड़पसगंज दिल्ली का रहने वाला है। अभियोग के अनुसंधान में आगामी कार्रवाई करते हुए और आरोपी से लोकेश से पूछताछ करते हुए ये बात सामने आई कि काशी की पवित्र नगरी में विकास के नाम पर प्राचीन धरोहर को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। मणिकर्णिका घाट पर प्राचीन मूर्तियों और मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। स्थानीय लोग आहत और मुखर हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण में भी कई प्राचीन मंदिर और मूर्तियां तोड़ी गई थी और अब फिर से बुलडोजर की कार्रवाई देखी जा रही है। इधर राजधानी लखनऊ में जल प्रदूषण की समस्या ने बेकारल रूप ले लिया है। सचिवालय कॉलोनी और उदयगंज इलाकों में पिछले 8 महीनों से हजारों निवासी गंदा और दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे वे लगातार बीमार पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि योगी आदित्यनाथ सरकार से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि वे जल निगम और सरकार से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। नई बोरिंग या पाइपलाइन सुधार की मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये समस्या लखनऊ के अन्य इलाकों जैसे कि हुसैनगंज, इंदिरा नगर और लाल बाग में भी देखी जा रही है, जहां हाल ही में दूषित पानी की शिकायतें बढ़ गई हैं। धौलपुर से खबर है। जारी को औद्योगिक क्षेत्र में भोले बाबा डेयरी पर गुरुवार तड़के आयकर विभाग की टीम पहुंची। डेयरी परिसर में गहन जांच पड़ताल की जा रही है। कर्मचारियों और बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश रोका गया है। सदर थाना पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाकर व्यवस्था संभाली है। आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर इलाके में चर्चा का बाजार गर्म है, जबकि डेयरी प्रबंधन की ओर से कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। तो भोले बाबा डेयरी पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। राजस्थान के धौलपुर से ये खबर है, जहां पर भोले बाबा डेयरी पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। रिको औद्योगिक क्षेत्र में भोला बाबा डेयरी पर आयकर विभाग की टीम पहुंची। डेयरी परिसर में गहन जांच पड़ताल की गई।
कर्मचारियों और बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश रोका गया। सदर थाना पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाकर व्यवस्था संभाली है। आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर इलाके में चर्चा का बाजार गर्म है, जबकि डेयरी प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। यूपी के बरमबंकी से खबर है, जहां गौतोना टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों की दबंगई सामने आई है। आरोप है कि फास्टैग बैलेंस खत्म होने और नगद भुगतान को लेकर टोल कर्मियों ने एक हाईकोर्ट के अधिवक्ता रत्नेश शुक्ला के साथ मारपीट की है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि टोल कर्मी अधिवक्ता को घेरकर दौड़ाते हुए और पीटते नजर आ रहा है। इस घटना के बाद वकील समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया है और विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 4 टोल कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या टोल प्लाजा भी अब सुरक्षित जगह नहीं है? प्रयागराज माघ मेला 2026 में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है सतुआ बाबा, यानी जगत गुरु महामंडलेश्वर संतोष दास। भले ही उनके करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां लोगों का ध्यान खींच रही हो, लेकिन असली वजह कुछ और है। मेले में कहीं भी कोई घटना हो, चाहे आग लगने की सूचना हो या कोई आपात स्थिति हो, सतुआ बाबा सबसे पहले मौके पर पहुंच जाते हैं। अधिकारी उन्हें तुरंत हालत से अवगत कराते हैं और व्यवस्थाओं पर चर्चा भी होती है। मकर संक्रांति के अवसर पर भी सतुआ बाबा संगम पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, अधिकारियों से मुलाकात की, स्नान किया, वापस अपने शिविर लौट गए। माघ मेले में उनकी सक्रिय मौजूदगी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रयागराज माघ मेले में इन दिनों सतुआ बाबा यानी कि संतोष दास को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। लग्जरी गाड़ियों, राजनीतिक पहुंच के बाद अब एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा खुद सतुआ बाबा के शिविर में चूल्हे पर रोटियां सेकते नजर आ रहे हैं। 24 दिसंबर 2025 को माघ मेले की तैयारियों के दौरान डीएम खाद चौक स्थित शिविर पहुंचे, जहां कोट पहने ठंड में रोटी सेकते दिखाई दिए और बगल में सतुआ बाबा उन्हें तरीका बताते हैं रोटी बनाने का। अब वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होते ही किसी ने इसे सादगी बताया है तो किसी ने चापलूसी बता दिया। मामला यही नहीं रुका। 29 दिसंबर को मेला क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्नान घाट और जाम की अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई और डीएम को तंज भरे अंदाज में साफ संदेश दिया, सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में मत पड़ो, मेले की व्यवस्था पर ध्यान दो। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक वायरल वीडियो ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की वोट चोरी वाली बात को और मजबूत कर दिया है। वीडियो में एक बूथ लेवल अधिकारी BLO पर आरोप लगाया जा रहा है कि वे SC, ST और मुस्लिम समुदाय के लोगों के नाम पर मतदाता सूची से हटाने के लिए दबाव में काम कर रहे हैं। SIR के दौरान टारगेटेड तरीके से नाम काटे जा रहे हैं और कारण पूछने पर झूठ बोला जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि वोट का अधिकार छीनना सीधे संविधान पर हमला है। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NST 9 न्यूज। नमस्कार।